जब हर जाति के कास्ट वाइज आंकड़े कलेक्ट होंगे तो हर जाति के लोगों को मालूम चलेगा कि हमारी संख्या इतनी है, मगर नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी कुछ भी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से कि SC ST के साथ साथ में सवर्ण ऊंची जाति के ब्राह्मणों की भी जनसंख्या पता होना चाहिए, उनकी भी जनगणना होनी चाहिए। तो उसकी भी जनगणना मालूम होना चाहिए। उनकी अगर 5% है, उनकी 25% है, 10% है, तो उनकी संख्या के हिसाब से 100% रिजर्वेशन का प्रावधान बहुजन मुक्ति पार्टी उन सवर्ण जाति के लोगों के लिए करेगी, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो। क्षत्रियों ने भी अभी अपना मोर्चा खोल रखा है, जो कल तक ढाल बने बैठे हुए थे, उनके बहकावे में आ गए थे। अभी क्षत्रिय लोग भी अपने हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार हो गए। उनको जब मालूम चला कि 5.5% हमारी संख्या है 1931 के आंकड़े के हिसाब से, मगर आधे % ही शासन प्रशासन में हमारे लोगों को हिस्सेदारी मिल रही है, इसलिए 5% हमारे हिस्से पे भी डकैती डाल के रखी हुई है DNA के अनुसार विदेशी लोगों ने। इसलिए क्षत्रिय लोगों ने अभी सारे देश भर में मोर्चा खोल रखा है। जमीनों से संबंधित विवादित हैं, जिसकी निपटारा तुरंत होना चाहिए। लिंगरऑन करके रखा जाता है। 2-2 साल से, 5-5 साल से, 10-10 साल से, 15-15, 20-20 साल से जो मामले पड़े हुए हैं, ये सरकार की अनदेखी की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर चाहें तो ये जो नृशंस हत्याएं हो रही हैं आज ज़मीनों को लेकर के, इसको रोका जा सकता है सरकार अगर चाहे तो, मगर सरकार खुद करवा रही है, इससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। वो उसको लिंगरऑन करके रखा जाता है, उसको समाधान नहीं कर रहे हैं किसी भी कीमत पर। तो आए दिन जो है जाति के नाम पर हिंसा हो रही है, जाति के नाम पर लोगों को पीट पीट के मार दिया जा रहा है, तो कभी ज़मीनों के विवाद में मामला हो रहा है। तो इस बात को लेकर के ये उत्तर प्रदेश के अंदर में तो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पूरी विफल हो गई है। अगर सब न्याय व्यवस्था की बात करें तो जो इस समय बुलडोजर न्याय चलाया जा रहा है, न्यायपालिका को ताक पर रख करके, इसको कितना उचित मानते हैं? देखिए, बुलडोजर भी जाति देख करके चलता है आज लोगों के घरों में। जो योगी जी का बुलडोजर है वो कौन सी जाति के ऊपर चलना है, कौन सी जाति के ऊपर में उनको बचाना है, किसको नस्तनाबूद करना है, इसमें भी जाति व्यवस्था का कास्ट फैक्टर काम कर रहा है आज की तारीख में। तो ये इस बात को लेकर के भी अभी इसी बात को लेकर के हमने ये चर्चा का विषय बनाया है कि जाति व्यवस्था का समूल नाश करना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। ऐसा मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी ज़िंदगी उस काम के लिए लगाई और बहुजन समाज बनाने का काम किया, और उसी के पद चिन्हों पर आज की तारीख में बहुजन मुक्ति पार्टी काम कर रही है। सारे देश भर में 6000 जाति के टुकड़ों को जोड़ने का काम चालू है हमारा। हर समाज के अंदर में नेतृत्व निर्माण करने का जो सपना माननीय बहुजन नायक काशीराम साहब ने देखा था, उस सपने को बहुजन मुक्ति पार्टी साकार करेगी। सर, अगला सवाल ये है कि महिला आरक्षण में OBC का रिप्रेजेंटेशन मांगा जा रहा है, कास्ट बेस। दूसरी बात, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की जा रही है। अभी देश में बहुत सारे संगठन इस बात को उठा रहे हैं। तो एक तो जनता को ये नहीं पता है कि सर सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में क्या कुछ? कास्ट बेस्ड मांग नहीं हो रही है, बल्कि एक समूह, एक वर्ग के नाम पर हो रही है। OBC कोई कास्ट नहीं है, बल्कि OBC कलेक्शन ऑफ कास्ट है। बहुत सारी 3743 जातियों की जो सूची है भारत में, उनको मिलाकर के OBC वर्ग कहा गया, और ये OBC को प्रतिनिधित्व देने की बात है। जैसे जॉइंट इलेक्टोरेट के माध्यम से समाज में दलाल भड़वों का निर्माण किया गया, गांधी जी की जिद की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट करने के लिए मजबूर किया गया गांधी ने, यही कानपुर की बस्तियों को जलाया गया उस पूना पैक्ट के वक्त में। बनारस के अंदर में लोगों के घरों को जलाया गया, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि मुझे चाहे ये बिजली के नंगे तारों पे लटका दो, मगर मैं लंदन से लड़कर के जो 4 महत्वपूर्ण अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए थे, उन्होंने कहा कि इन अधिकारों को मैं छोड़ने वाले नहीं है। गांधी मरता है तो मरने दो, कुछ भी हो जाए। वो 4 महत्वपूर्ण अधिकारों में पहले नंबर का अधिकार था एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसको हिंदी में कहते हैं वयस्क मताधिकार, जो भारत में नहीं था। यानी हर वो 21 साल के नौजवान को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। आज की तारीख में वो 18 साल हो गई है। ये वयस्क मताधिकार का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर कम्युनल अवार्ड के तहत लेके आए। दूसरी बात,
डुअल वोटिंग का अधिकार, खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 2 बार वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर की कहना था। क्योंकि हजारों साल से जो पीड़ित और प्रताड़ित दुखियारे लोग थे, उनका कोई सच्चा प्रतिनिधि चुन के नहीं जा रहा था। तो एससी और एसटी के जो जनता है, वो एससी और एसटी के लोगों को पहले वोट से चुन करके विधानसभा या संसद में पहुंचाने का काम करेंगे। और दोबारा जब वोट डालने का अधिकार मिलेगा, वो दूसरे वोट से सवर्णों को भी चुन सकते हैं और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी चुन सकते हैं। ये 2 बार वोट डालने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने, डुअल वोटिंग यानी दोहरा वोट डालने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कम्युनल अवार्ड के तहत अंग्रेजों से प्राप्त किया। तीसरा अधिकार, वो डुअल वोटिंग की जगह पर गांधी की जिद की वजह से संयुक्त मतदान प्रणाली यानी कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू हुआ। तो अपना वास्तविक प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार था, वो गांधी ने छीन लिया बाबा साहब अम्बेडकर से। अभी सवर्ण जिसको सेलेक्ट करते हैं, वो जनता उनको इलेक्ट करने का काम करती है। ऊंची जाति की जो भाजपा है, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो हमारे एससी और एसटी के जो दलाल किस्म के लोग होते हैं, समाज को बेचने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को चुन करके लाते हैं और लाने के बाद में उनको टिकट देते हैं और ले फिर कहते हैं जनता से कि आप इनको वोट डालो, ये तुम्हारा नेता है। तो वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो समाज का वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि शासक जातियों के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ प्रतिनिधि है, जो केवल जब मौके की बात आती है तो केवल उन्हीं सबर जातियों के, उन पार्टियों के हक में ही बोलता है। समाज के नाम पर चुन के तो जाता है, मगर समाज की कोई बोली विधानसभा या संसद में बोलता नहीं है। ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव हुआ। जबकि सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या है, पृथक निर्वाचन एससी एसटी के लिए होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर की मांग थी, अंग्रेजों ने उन मांगों को माना। और अंतिम का जो मामला था, वो था लोक संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मिलना, यानी जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसी लोक संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए हम लोग सारे देश भर में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, जो आज सड़क से लेकर संसद तक उसकी चर्चा हो रही है। जब हर जाति के कास्ट वाइज आंकड़े कलेक्ट होंगे, तो हर जाति के लोगों को मालूम चलेगा कि हमारी संख्या इतनी है, मगर नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी कुछ भी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से कि एससी एसटी के साथ साथ में सवर्ण ऊंची जाति के ब्राह्मणों की भी जनसंख्या पता होना चाहिए, उनकी भी जनगणना होनी चाहिए। तो उसकी भी जनगणना मालूम होना चाहिए। उनकी अगर 5% है, उनकी 25% है, 10% है, तो उनकी संख्या के हिसाब से 100% रिजर्वेशन का प्रावधान बहुजन मुक्ति पार्टी उन सवर्ण जाति के लोगों के लिए करेगी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो। क्षत्रियों ने भी अभी अपना मोर्चा खोल रखा है, जो कल तक ढाल बने बैठे हुए थे, उनके बहकावे में आ गए थे। अभी क्षत्रिय लोग भी अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार हो गए। उनको जब मालूम चला कि 5.5% हमारी संख्या है 1931 के आंकड़े के हिसाब से, मगर आधे % ही शासन प्रशासन में हमारे लोगों को हिस्सेदारी मिल रही है, इसलिए 5% हमारे हिस्से पे भी डकैती डाल के रखी हुई है डीएनए के अनुसार विदेशी लोगों ने। इसलिए क्षत्रिय लोगों ने अभी सारे देश भर में मोर्चा खोल रखा है। खास तौर पर हरियाणा और राजस्थान के जो क्षत्रिय भाई हैं हमारे, उन लोगों का बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थन करती है, उनके आंदोलन का, जो कल तक बहकावे में आए हुए थे, अभी वो जागृत हो चुके हैं। तो उनका हम लोग धन्यवाद देते हैं कि अपनी लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं, किसी के पिट्ठू पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। और जो नेतृत्व कर रहे हैं वो अपना उस लड़ाई को अपने हिस्सेदारी लेने का काम करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल ये है, सेपरेट इलेक्टोरेट से जो सांसद निर्माण होंगे, जो सांसद चुने जाएंगे, महिला हो या अभी एससी एसटी के भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जा रही है, तो क्या वो सांसद लोग पूरे देश के कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे? सेपरेट इलेक्टोरेट से जो लोग चुन करके जाएंगे, जैसे महिलाओं के लिए, अगर हम तो ये कह रहे हैं अभी हुआ नहीं है, महिलाओं का अगर सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होना चाहिए, इसकी मांग पिछड़ा वर्ग मोर्चा कर रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी कर रहे हैं, उनका आंदोलन हो रहा है, सारे देश भर में चरणबद्ध आंदोलन है, उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। एससी एसटी की तरह से उनके अंदर में भी केवल जो 33% आरक्षण की जो नौटंकी चल रही है महिलाओं के नाम पर, वो उससे तो केवल सवर्ण ऊंची जाति की महिलाएं चुन के जाएंगी। उनका ऐसा कहना है कि 50% अगर महिला हैं तो 50% ही उनको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, मगर उसमें भी बाइफर्केशन होना चाहिए, उनमें कैटेगराइजेशन होना चाहिए। ओबीसी की महिलाओं को ओबीसी की संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एससी की महिलाओं को एससी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये भी ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू हो गया एक तरीके से महिलाओं में 33% के नाम पर।
तो इससे वास्तविक प्रतिनिधि नहीं मिलेगा। वास्तविक महिलाओं की प्रतिनिधि चुन करके जाने वाले नहीं है। महिला के नाम पर जो टिकट देने का काम बीजेपी करेगी वो केवल अपनी महिलाओं को देगी और नौटंकी करेगी सारे देश भर में कि हमने महिलाओं को भागीदारी दिया। तो वो समाज की वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है महिलाओं की, जो आवाज उठा सके। जैसे SC/ST के लोग आवाज नहीं उठाते हैं, वैसे महिलाएं भी आवाज नहीं उठा पाएंगी उस समय। जी धन्यवाद। एक लास्ट सवाल, हाँ। 2024 में BMP का क्या स्टैंड रहेगा चुनाव में? बहुजन मुक्ति पार्टी 2024 के अंदर में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा गठबंधन में शामिल है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी हैं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं हैं। भारत में पहली बार ऐसा गठबंधन बना है जिसका नेतृत्व एक गैर राजनीतिक आदमी कर रहा है, जो सबको न्याय दिला सकता है। अभी NDA गठबंधन की हम बात करें तो NDA गठबंधन जो है उसको बीजेपी संचालित कर रही है और बाकी छोटी छोटी पार्टियों का इस्तेमाल कर रही है केवल, और जिनका इस्तेमाल होता है उनका कभी कल्याण नहीं होता है। इंडिया नाम का गठबंधन है, उसको लीड करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो उसमें भी उनका इस्तेमाल ही हो रहा है। लेकिन जो RPM गठबंधन है, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का 51 पार्टियों का जो गठबंधन बना है, जिसकी पहली बैठक हम लोगों ने अभी 28 तारीख को दिल्ली में लिया, उसमें हमारी पार्टी भी शामिल है। उसका नेतृत्व एक गैर राजनीतिक व्यक्ति कर रहे हैं, माननीय वामन मेश्राम जी। तो हमें उम्मीद है कि माननीय मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है वो वास्तव में समाज को सही प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा, सभी के साथ में न्याय होगा। और जल्द ही उसकी दूसरी मीटिंग की घोषणा होगी, जिसमें सैकड़ों पार्टी और छोटे छोटे दल, जिनका प्रभाव एक तहसील में होता है, किसी का एक लोकसभा में, किसी का एक विधानसभा में होता है, वो तमाम सैकड़ों पार्टियां भी अभी उनके लिंक में हैं। हमारे साथ में भी बहुत सारी पार्टियां अभी हैं। तो सारे लोग सेकंड मीटिंग में हम लोग अभी घोषित करेंगे। सर, क्या आपके साथ बहन जी और चंद्रशेखर आजाद भी हैं? नहीं, बहन जी ने तो ये पहले से घोषित करके रखा हुआ है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, तो जबरदस्ती थोड़ी करा लेंगे। ये तो उनका अपनी पार्टी की नीति है। और रही बात चंद्रशेखर की, उसका क्या है? उसका तो कुछ है ही नहीं, उसका तो कुछ भी नहीं है। कहाँ कोई कैडर बेस, कोई संगठन, कोई कुछ है नहीं, बिल्कुल भी। सर, वो तो भिन्न कोई है जी, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। कहाँ सभाएं कर रहे हैं? वो तो प्रोजेक्टेड लीडरशिप है, वो वास्तविक रियल लीडरशिप नहीं है, प्रोजेक्टेड है केवल। जी ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद।